हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका क्लास पे। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम को देखिए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, जो कि आपको सिर्फ कुछ ही बुक में और मिलेगी, लेकिन यूट्यूब में भी या कहीं पे भी आपको इन सब के बारे में सिर्फ एक वर्बली बता दिया जाता है। लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले जो हमें जानकारी चाहिए हम वो देख लेते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में क्या होता है। मैथ्स में आप किसी भी संख्या को लिखने के लिए आपको 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो 10 अंक कौन से हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन्हीं 10 अंकों की मदद से आप मैथ्स के किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में और भी कई सारी चीज़ें होते हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। आपने लोकल वैल्यू के बारे में सुना होगा, जिसे हम जातीय मान कहते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि 63578। अगर 63,578 पे मुझे ये बोला जाए कि 3 का जातीय मान क्या है, तो याद रखिएगा जातीय मान क्या होता है। जातीय मान वो होता है जो उसके खुद का मान हो। मतलब यहाँ पे अगर 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, वैसे ही होता है प्लेस वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। जातीय मान मतलब लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि 32,567। ठीक है, 3 2 5 6 7। इसे क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय मान में क्या होता है, अगर मुझे पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा क्वेश्चन पे, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? जो इकाई अंक है वो इंटू 1, तो 7 इंटू 1, तो इकाई आपका 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 7 हो गया। सेम अगर मुझे ये पूछा जाता कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 देखिए ढाई अंक है। हम मैथ्स में जो भी यहाँ पे नंबर दिए होते हैं हम उसे कैसे पढ़ते हैं? दाएं से बाएं पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस टाइप का ही पढ़ा जाता है। तो ये भी इसी टाइप का होगा। तो ढाई अंक क्या हो गया? 6 इंटू 10, तो ये क्या हो गया आपका? 60। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60 होगा। वैसे ही अगर मुझे 5 का देखना पड़े तो 5 किस में आएगा? सैकड़े में आएगा। तो 5 इंटू 100, तो ये क्या हो गया आपका? 500। वैसे ही 2 का 2000 होगा, और 3 का, क्योंकि 3 10,000 में आता है, तो 3 इंटू 10,000, तो ये आपका क्या हो गया? 30,000। ठीक है, याद रखिएगा स्थानीय मान का अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है, यदि दी हुई संख्या में 0 आए तो स्थानीय मान 0 ही होगा। क्यों होगा? मान लीजिए अगर इसी संख्या में मैं एक और नंबर ऐड कर देता हूँ जो है 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3,25,067 है ना। तो अब अगर इसमें मुझे ये पूछा जाता कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 देखिए सैकड़े में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े के लिए हम क्या करते हैं? सैकड़े का जो अंक होता है वो इंटू 100। तो अगर मैं 0 इंटू 100 करूँगा तो भी 0 आएगा। तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या से हम वस्तु की गणना कर सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये कहाँ से चालू होता है? 1 2 3 4 5, और ये जाता है आपका इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब आप गिनते जाइए जब तक आपको वस्तु की गणना करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी जोड़ दें, मतलब हम 0 को भी शामिल कर लें, तो ये क्या हो जाता है? आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। अब क्या हो गया? 0 से आप काउंट चालू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 करके आप जाते जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका? होल नंबर, मतलब इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर आपने देखा होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक तरीके से दर्शाया जाता है तब इसे हम इंटीजर कहते हैं, मतलब पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर, 0 भी जिसमें शामिल है ना। और आप तो जानते होंगे -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, तो ये आपका निगेटिव इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, याद रखिएगा -1 -2 से बड़ा होता है। अगर आप माइनस इंटीजर की बात करेंगे तो -5 छोटा होगा -1 से। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है? 1 छोटा होता है 5 से। ठीक है, चलिए अब हम इवन नंबर देख लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है? इवन मतलब हमारा सम संख्या। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो आपका इवन नंबर कहलाता है। 2 4 6 8 10 12 14 ये आपका जाते जाएगा, जो भी संख्या 2 से भाग चली जाए। सेम वैसे भी सम संख्या क्या होती है? वो संख्या, वो प्राकृतिक संख्या जो आपका 2 से विभाज्य ना हो, है ना। तो इसमें क्या होता है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 है, 13 है। देखिए, ये आपका कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गई? विषम संख्या का प्राइम नंबर पे, जिसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से
या खुद से विभाज्य हो उसे हम प्राइम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब अभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखिए ये जितने भी आपको संख्या लिखी हुई है ये सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगी या तो अपने आप से डिवाइड होगी, ठीक है। और नोट में यहाँ लिख लीजिएगा 100 से कम सभी अभाज्य संख्या जिनकी संख्या 25 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने संख्या लिखी हुई है ये आपके 100 के अंदर अभाज्य संख्या है जिनकी टोटल अगर आप गिनेंगे तो ये 25 है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपोजिट पे, मतलब भाज्य पे। तो ये क्या होता है, एक से बड़ी सभी संख्या जो अपने व एक के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से भाग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या, ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो वो संख्या जो एक या उसके अतिरिक्त किसी से भी भाग जाए। अब मान लीजिए 4 है तो 4 किससे डिवाइड जाता है, 2 से भी जाता है, तो 4 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। 9 है, 9 किससे डिवाइड जाता है, 3 से जाता है, तो 9 भी हो गई। 6 भी जाता है 2 से, तो 6 भी एक भाज्य संख्या हो गई, है ना। 11 जाता है क्या, 11 नहीं जाता, तो 11 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब होता है आपका रैशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिन्हें हम p/q में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 6/8। याद रखिएगा जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम 4 भी लिख सकते हैं, हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसके नीचे 4/1 कर सकता हूँ, है ना। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तो है नहीं, है ना। उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या, मतलब हम जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसके भी मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, जिन्हें हम p/q में व्यक्त नहीं कर सकते। और लास्ट होता है आपका रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये क्या होता है, ये रेशनल प्लस इरेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मिला के क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे दोनों लिखाया हुआ है, कुछ आपके इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ आपके इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। मैंने काफ़ी छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है कि 173, ये आपको एग्जाम में हो सके तो कुछ बड़ा संख्या दे सकता है जो कि 4 या 5 डिजिट का हो, है ना। हमने एक छोटा सा लिया है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, क्या ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं। और अभाज्य संख्या निकालने का एक रूल होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसको बताता हूँ आपको कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 173। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले मैंने लिख दिया a की वैल्यू क्या है, 173, ठीक है। तो अब हमें n की वैल्यू देखनी है। तो याद रखिएगा n² मतलब n का अगर वर्ग करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो या तो a से ज़्यादा होना चाहिए या a के बराबर होना चाहिए, a से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें n का क्या करना है, वर्ग। तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 173 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 14 का वर्ग करूँगा, 14 का वर्ग क्या होता है, 196। तो ये 173 से बड़ा है, क्योंकि अगर मैं 13 का वर्ग करूँगा तो 13 का वर्ग क्या होगा, अगर मैं 13 का वर्ग करूँगा तो ये 169 हो जाएगा, लेकिन ये तो छोटा हो गया 173 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 का वर्ग करना पड़ेगा। 14 का वर्ग क्या हो गया, 196, ठीक है। तो हम अगर इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम अगर इसे एग्जाम्पल पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। तो अब हमें ये देखना है कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को हम ये देखेंगे कि ये कोई भी एक अंक 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या में से किसी का भी जो अंक है वो क्या 173 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर ये हो जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर ये विभक्त नहीं होगा तो ये अभाज्य संख्या होगी, मतलब आपका पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तो 14 से छोटी कितनी हमारे पास अभाज्य संख्या है, देखिए 14 से छोटी हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब देखिए इनमें से कोई भी ऐसा कोई अंक है क्या जो 173 को पूर्णतः डिवाइड कर दे, मतलब आपका पूरा पूरा डिवाइड चले जाए, कोई आपका रिमाइंडर शेषफल ना बचे। तो आपको दिख रहा है क्या, देखिए अगर आप करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 173 आपका इन सब में से किसी से भी पूरा पूरा विभाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इससे हमको क्या पता चलता है कि ये एक अभाज्य संख्या है। मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया इनका इसके साथ, लेकिन आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा 173 से कोई भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन के जगह दिया होता आपको 341, है ना, और पूछता कि क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं, तो एक बात बताइए, 341 तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 341।
तो हमको ये देखना है कि क्या कोई किसी का वर्ग 341 होता है या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास 18 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग हमारे पास 324 होता है ना। और 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग आपका 361 होता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 19 का वर्ग। अब 19 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ तक तो मैंने आपको लिख दिया है कि 13 तक क्या होगा। इसके बाद और आपके पास क्या क्या अभाज्य संख्या वो भी आप लिख लीजिए। अब क्या बच गई आपके पास, इन सब को छोड़कर आपके पास सिर्फ एक संख्या और बच रही थी 19 तक के लिए, वो थी खुद 17। ठीक है, तो आप इन सब को मिला के इन सब का अगर आप डिवाइड करेंगे 341 के साथ, तो किससे ये पूरा पूरा विभाज्य जाएगा। देखिए 2 से अगर मैं 341 को भाग करूंगा तो हमारे पास एक रिमाइंडर बच ही जाएगा, 3 से भी बच जाएगा, 5 से भी बच जाएगा, 7 से भी बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 11 से भाग करूं 341 का, तो 11 3 आपका 33 हो गया, एक बचा और ये एक, और 11 एकम 11, ये कट गया। 31 बार में ये पूरा पूरा भाग चले गया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब 341 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा इसे कैसे करते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देता है और वो आपसे ये पूछता है कि क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, मतलब कोई संख्या 2 से पूरा पूरा विभाग जा रही है या नहीं जा रही है। मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया कि ये जो 40 है क्या ये 2 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, तो बिल्कुल है, ये तो काफ़ी छोटी संख्या है, आप जानते होंगे इसका, है ना। तो अगर मैं 2 को 40 से भाग करूं तो ये पूरा पूरा विभाग चले जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी गई और आपको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो 2 से पूरा पूरा विभाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाग चले जाएगी। देखते हैं कि 3 से कैसे होगा। अगर कोई संख्या दी हुई है बड़ी सी और उसे कहा गया आपको कि ये संख्या 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। अब ये संख्या दे दिया और आपको पूछते हैं कि ये जो संख्या है ये क्या 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। दी गई जो भी संख्या है, ये जो पूरा जो वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप हर एक जो अंक है इसे आपस में जोड़ दीजिए। अगर इसका जो भी आंसर आएगा वो अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो ये संख्या 3 से विभक्त है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ये जो भी संख्या दी हुई थी सबको मैंने जोड़ दिया, तो आपके पास आंसर क्या आया 30। और 30 अगर आंसर आ रहा है तो 30 को अगर मैं 3 से भाग करूँगा तो 10 बार में पूरा चले गया। मतलब ये जो संख्या है ये 3 से पूरी पूरी विभाज जाएगी। जैसा कि 3 से विभक्त संख्या के लिए था, सेम वैसे ही 9 के लिए भी है। 9 के लिए भी अगर ये संख्या दी होती तो आपस में इसे जोड़ दीजिए और जो भी आपका आएगा उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड चले गया तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरह से भाग चले जाएगी। कोई संख्या 5 से विभक्त है या नहीं, इसको हम कैसे जानते हैं। देखिए जो भी संख्या आपकी दी हुई होगी इस टाइप की, तो याद रखिएगा जिसके भी इकाई अंक में 0 या 5 आए, कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, तब वो 5 से विभक्त हो जाएगी। अब देखिए 4 से कैसे विभक्त होगी, तो 4 से तब विभक्त होगी जब ढाई अंक और इकाई अंक में दी गई संख्या 4 से विभक्त हो जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। अब इस संख्या को देने के बाद हमें पूछा जाता है कि ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभक्त होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या बताया कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक और ढाई अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो संख्या 4 से विभाग हो जाएगी। तो देखिए इसका इकाई अंक और ढाई अंक क्या है, 32 है, और अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो 8 बार में ये पूरा चले गया। मतलब ये जो संख्या है ये आपके 4 से विभक्त होगी। अब कोई संख्या 8 से विभक्त है या नहीं है, ये कैसे हम जानेंगे। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम पे और पूछा कि ये संख्या किस संख्या से विभक्त होगी, और 4 ऑप्शन दे दिया आपको, जिसमें से एक ऑप्शन आपका 8 है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखिएगा इस पर 4 से विभक्त कब होगी, जब इकाई और ढाई अंक 4 से विभक्त हो जाए। 8 से विभक्त कब होगी, जब ये जो इकाई ढाई और सैकड़े का अंक है ये आपका 8 से विभक्त हो जाए। अगर मैं 416 को 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 52 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। देखिए कोई संख्या 11 से विभक्त है या नहीं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे जानेंगे। तो देखिए 11 से विभक्त है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका जो रूल होता है वो क्या होता है, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योगों का अंतर जो आएगा उसे आप 11 से डिवाइड कीजिएगा। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए
तो आपको कैसे बनाना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली पीएससी एसएससी के एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कोई संख्या 11 से विभक्त है या नहीं है, इसे हम कैसे जानेंगे। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योगों का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या तो जो भी संख्या आएगी वो 11 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, तब जो संख्या है वो आपका 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, चलिए मैं एक बार करके देखता हूँ। देखिए सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग क्या होता है। इसमें सम संख्या कौन सी है, देखिए मैंने तीनों का लिख दिया, ये वाली सम संख्या, ये वाली विषम संख्या है। सम संख्या का योग क्या है, सम संख्या देखिए एक हो गया आपका 9, सबसे पहले 9, दूसरा 4, तीसरा 1, चौथा आपका 8। वैसे विषम संख्या क्या हो गई, 1, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 0। अब इन दोनों का अगर योग मैं करूं तो क्या क्या होगा, तो 22 में अगर 12, इसका सम संख्या का योग क्या आया 22, विषम संख्या का योग क्या आया 12। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या हो गया हमारे पास 10। तो ये 0 तो है नहीं, लेकिन क्या ये ऐसी कोई संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से पूरा भाग नहीं जाएगा। सम संख्या का योग मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, 0, 9, 3। विषम संख्या का भी मैंने लिख दिया है 6, 7, 6, 2। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो क्या हो गया, ये भी 21, ये भी 21 और आपस में क्या हो गया माइनस होके 0। तो मैंने क्या कहा था 11 से विभक्त तब होगी जब या तो सम संख्या का योग और विषम संख्या के योग का अंतर 0 हो या तो 11 हो। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, मतलब ये जो संख्या है ये आपका 11 से पूर्णतः विभाग हो जाएगी। चलिए इसे देख लेते हैं, सम संख्या का योग विषम संख्या का योग क्या होगा। देखिए सम संख्या और विषम संख्या का योग 21 माइनस 10 विषम संख्या, तो इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो आपका क्या हो गया 11, और 11 तो 11 से भाग चले जाएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो गई 11 से विभाग जाएगी, मतलब पूरा भाग चले जाएगी। देखिए दोस्तों कोई संख्या 7 से विभाग होगी या नहीं होगी वो कैसे देखेंगे हम, तो याद रखिएगा जो भी संख्या दी हुई होगी, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 882, तो जो भी दी हुई संख्या है आपको कैसे पता चलेगा कि ये 7 से डिवाइड हो रही है, नहीं ये तो काफ़ी छोटी संख्या आप तुरंत कर लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, दी हुई संख्या का इकाई अंक छोड़कर, मतलब ये अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो हमारे पास क्या बचा 88, तो दी हुई संख्या का इकाई अंक छोड़कर बची हुई संख्या से इकाई अंक का दुगना आपको घटाना है, मतलब यहाँ पे 4 करना है। तो आपका आंसर क्या होगा 84। तो क्या ये आपका 7 से डिवाइड होगा। दोस्तों आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।